स्वराज का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट नाम शुरू में दिया, श्री ग्राम धाम। ग्राम को धाम की तरह ट्रीट करोगे तब लक्ष्मी आपको आएंगी वहाँ। जिस दिन गांव में लक्ष्मी आ गई, हमारा गांव खड़ा हो गया, उस दिन देश खड़ा हो जाएगा। जिस दिन देश खड़ा हो गया हमारा, वो पूरा विश्व गुरु का दिखाने का मॉडल हो जाएगा। तो बड़ा एक आदर्श ग्राम हो जाएगा। आदर्श ग्राम नहीं, रियल आत्मनिर्भर गांव, जहां बाहर से जो आज सबसे बड़ी क्राइसिस है कि ना आपको फर्टिलाइजर केमिकल लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, ना ऑयल लेना है, ना आपको बिजली लेनी है बाहर से, और ना गैस लेनी है। तो इससे बढ़िया स्वावलंबी गांव का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी से नहीं मिला, कोई हमें कहा नहीं, हमारे खाने पीने, हमारा बिजली का, हमारा पानी, हमारा सब अपना है। जब फरवरी 2020 में सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आए थे, तो सबके मुंह से यही निकला कि शैलेंद्र, कोविड तो आ चुका है इंडिया में, लॉकडाउन लगा तो सबसे बेस्ट प्लेस तुम्हारा ही है, बढ़िया रहने लायक, जहां बाहर से कुछ भी नहीं इनपुट आ रहा है, तो यहाँ तो फैलने की संभावना नहीं है। हम लोगों ने एक गियर बॉक्स बनाया, उसमें हमारा गियर बॉक्स ऐसा है जो आपके जो आरपीएम है इसको इतना इंक्रीज कर रहा है कि 1500 आरपीएम मिल जा रहा है आपको। हमारे बिजली की कॉस्ट अगर इनके गोबर गौमूत्र का सब उपयोग कर रहे हैं तो 1 रुपए पर यूनिट है। 4 लेवल पे चेंजेस आएंगे इस तरह से करने पे। एक तो आपका आर्थिक हो ही रहा है, गौ आधारित अर्थव्यवस्था में मेन चीज का है जी। दूसरा आपका सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। वो जो सेंटर हमने बताया ना, जो बायोडाइवर्सिटी सब, वो कम्युनिटी सेंटर हो जाएंगे लोग। तीसरा आपका सांस्कृतिक, जो हमारी सनातन पद्धति थी। और चौथा आपका जो है, इसका असर राजनीतिक भी पड़ेगा। अगर कहीं पर 200 गाय हमने पाल रखी है, देसी गाय, तो आसपास के 4-5 गांवों का क्या भरण पोषण कर सकती है गौशाला? 4-5 गांव तो नहीं, एक गांव आप 200 गाय से कर सकते हैं। हमने जो पहला बायोडाइवर्सिटी यहाँ बनाया है 55 क्यूबिक मीटर का 100 गाय के लिए बनाया था। अब संख्या बढ़ गई मेरी, तो 200 गाय है तो आप करीब 100 क्यूबिक मीटर का गैस हो गया, तो आप 100 परिवार के लिए आराम से आप किचन का दे सकते हैं जी। आजकल गवर्नमेंट खुद बायोगैस पर कितनी सब्सिडी दे रही है जी। हमारे आए थे मुखिया लोग जो बैठे थे, बड़े अधिकारी लोग, इन लोगों ने खुद कहा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तो हम खाली सब्सिडी में दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर को। अब सोचो कितना बचत आपने कर ली। अभी 1 एकड़ खेत की सिंचाई है जी, आप डीजल पंप से करिए तो आपको 1000 से 1500 रुपए तक 1200 रुपए पड़ जाता है। तो इस तरह से जब आप कर दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो 1200, 1000, 1500 में आपकी सिंचाई होती थी 1 एकड़ की, अब 2 बैल दिन भर में कर दे रहे हैं, तो कितना खाए? 150, 300 रुपए। इसमें सर ये भी बात रह गई, मुझे लगता है, जो आप यहाँ पे सरसों का तेल वगैरह जब पेरा जाता है तो शायद लो आरपीएम पे आप बहुत उसी की क्वालिटी रहती है। लो आरपीएम का डिमांड सबने देख लिया है। कारण ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सुरक्षित है। इसी तरह जितना कम से कम आप प्रोसेस करोगे और लो आरपीएम पे अगर प्रोसेस किया तो आप तो ये पैकेज के रूप में आ रहा है सर, लो आरपीएम डबल प्राइस पे, लेकिन यही मास स्केल पे होने लगेगा तो आप सोचो कि कितना सस्ता। हमने कहा ना 10% केवल प्राइस ज्यादा पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना, एक किसान एक खेत, 2 गाय और 2 बैल रख ले, अपना किचन फ्री, और उसके साथ 2 से 3 परिवार शहरी को वो संभाल लेगा। नमस्कार दर्शकों, श्री ग्राम धाम गौशाला में आप सबका स्वागत। यह वह जगह है जहां पर विरासत भी है, विकास भी है, जहां पर 250 से ज़्यादा देसी गायों के माध्यम से बंजर भूमि को उर्वर तो बनाया ही गया है, जहां पर आपको इसी उर्वर भूमि से जो खाद्य मिलता है, जो खाने को मिलता है, वह कमाल का होता है, टेस्ट के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, और सात्विक भी होता है। और साथ में जो मैंने विकास की बात की, इन्हीं गौ माता की कृपा से हम बैलों के माध्यम से बिजली बनाने का भी यहाँ कार्य होता है, वह भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इस सबके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा प्रणेता श्री शैलेंद्र कुमार सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपको। बहुत धन्यवाद आप लोग की पूरी टीम को, आप लोग यहाँ पे आए और आपके माध्यम से हम लोग का जो श्री ग्राम धाम गौशाला है, जो लखनऊ में सिद्धपुरा गांव में स्थित है, नई जेल के पीछे, ये जो यहाँ आपने बताया कि
विरासत भी है और विकास भी है। हम लोग की भी सोच यही थी कि वैदिक विस्डम जो सनातन का है, जो सनातन मतलब एक जीने की पद्धति है, तो उस पद्धति को जो पुरानी थी उसको लिया जाए और नई टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ दिया जाए। जैसे आज आपने देखा होगा कि गांव से अब लोग पलायन करते हैं कि रोजगार के अवसर वहाँ नहीं है तो हम बाहर चले, जबकि गांव में पहले 50 से ऊपर कलाएं होती थी, गांव आत्मनिर्भर होता था। तो उस विजडम को लेके फिर से हम लोग चलें कि गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप पूरा यहाँ जो भी देखेंगे ना, यहाँ हर चीज़ अपनी है, बिजली भी अपनी, पानी भी अपनी, खाना पीना भी अपना, अपनी गौशाला, सब कुछ है। आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बाहर से बिजली अभी कुछ भी नहीं लिया है। और इसके पीछे ये जो नाम रखा है उस नाम का भी महत्व है। जी सर। श्री ग्राम धाम, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। जी। ग्राम को जब हम धाम की तरह ट्रीट करेंगे, जी, यानी यानी उसको उस नजरिए से देखेंगे, पवित्र के हिसाब से, जी, तो अपने आप लक्ष्मी वापस गांव चली जाएंगे। गांव में लक्ष्मी आने का सबसे बड़ा, बाहर जो अभी चली गई उसका कारण क्या है कि हर इनपुट आप बाहर से खरीद रहे हैं, तो मार्केट पे डिपेंडेंट हो गई आज हमारी कृषि से लेके हर चीज। जो जहाँ उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया कि नहीं, हमारे इस गौशाला परिश्रम में आप देख रहे हैं न कोई केमिकल फर्टिलाइजर है, न केमिकल पेस्टिसाइड है, न कोई हाइब्रिड बीज बाहर से खरीदना है, न बिजली बाहर से, न पानी बाहर से, सब कुछ अपना यहीं से। और उसी चीज को हम लोगों ने पुनः सब, जिसको इकोसिस्टम था पहले कि पशुपालन कृषि एक होता था और दोनों अलग अलग पिछले 4-5 दशक, मानव जीवन भी उसी का हिस्सा होता। बिल्कुल। हम इस पृथ्वी के केवल अकेले वारिस नहीं हैं, हमारे साथ लाखों करोड़ों जीव जंतु भी हैं, जिनमें ये पशुएं भी हैं, छोटे छोटे जीव भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। ये सब एक इकोसिस्टम है। तो इसको अगर हम नहीं बना के रखेंगे इस पूरे हमारे श्री ग्राम धाम गौशाला में, उसी इकोसिस्टम को नेचर के साथ, जिसको हम अलाइन होना कहते हैं आज की भाषा में, वो कायम किया गया है। गाय गौशाला है, उससे पंचगव्य मिला, दूध दही घी मक्खन जो आपको मिला, गोमूत्र गोबर मिला, उससे आपने अपने भी लिया, जमीन को भी दिया। हमारे यहाँ बायोगैस प्लांट लगा है, उसमें गया, उस गैस से मिला, आपने खाना बना लिया, बाहर गैस पे डिपेंडेंट नहीं है। आज देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस कितनी हो गई वार के कारण, उसके कारण दुनिया में क्राइसिस, दुनिया भर में गैस की प्रॉब्लम हो गई, ऑयल की प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे यहाँ गैस अपना ही है। उससे जो स्लरी निकली 40-45 दिन में बायोडाइजेस्टर से बाहर, वो बेस्ट खाद होती है। आज बाहर हमारे परिसर के बाहर ऊसर जमीन है और परिसर के अंदर पौधों के आप खुद देख रहे हैं कि एकदम अलग ही स्वास्थ्य है, इनका कलर अलग, क्लोरोफिल की मात्रा कितनी हाई, कार्बन का अंश जो आज 0.3 हो गया है, हमारे यहाँ 1 से ऊपर है। तो जब ह्यूमस कब हो गया, अच्छा धरती स्वस्थ हो गई। धरती को क्या चाहिए, केवल आपको ह्यूमस बन जाए वो चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने प्राकृतिक खेती में किया। जिस गोबर से आप गैस जनरेट करते हैं, वही स्लरी के माध्यम से फिर आप यहाँ की भूमि को दे देते हैं। बिल्कुल। वही एकमात्र खाद है। देखिए, भूमि में पौधे को 2 ही चीज चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भोजन में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया मिल जाए। तो देशी गाय के गोबर में बहुत बढ़िया बैक्टीरिया, बायोगैस के थ्रू जब बाहर निकला तो एरोबिक एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया उसमें है। बिल्कुल। और वो जब खेत में जाता है तो बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई, कार्बन का अंश बढ़ा। इसको जैसे ही आपने बढ़ाया तो जो पुराना देशी केचुआ मोटा मोटा होता था भूरे काले रंग का, वो नीचे हाइबरनेशन में 8-10 फीट है, वो उसकी सुगंध से ऊपर आया, छेद बनाते हुए ऊपर आया। वर्मी वाश से लीप देता तो छेद नहीं बंद होता। नीचे जहाँ बैठा 8-10 फीट में, वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का महासागर है, यानी सूक्ष्म जो तत्व चाहिए हमारे एसेंशियल 17 से 21 जो भी कह लीजिए पौधे को, वो सब कुछ है। तो उनको खा के आके जब अपने विस्टा के रूप में बाहर डालता है तो उससे बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं है। और बैक्टीरिया ऑलरेडी गाय के गोबर से आ गया, उसने उसको भोजन में कन्वर्ट कर दिया और पौधे को दे दिया। इतने ही बस साइंस है। मैंने देखा सर कि ये जो स्लरी आप डालते हैं भूमि पर, ये थोड़ी देर में सूख जाती है पपड़ी के रूप में भूमि। यस। तो ये भूमि को नीचे नम भी रखती है। यस, मैं कहता हूँ जैसे आज बहुत से लोग आच्छादन की बात करते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती का एक मूल 4 मंत्र है, देशी गाय, देशी ये बीज और देशी केचुआ, और आच्छादन करिए, मल्चिंग जिसको कह रहे हैं। तमाम पराली की समस्या पर लोगों ने कहा कि साहब इसको मल्चिंग में लाइए, लेकिन फिर भी किसान नहीं ला रहा है। हमारे यहाँ तो मल्चिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्लरी आप डालते हैं तो काफी गाढ़ा होता है। तो खेत में जैसे वो सूखा तो एक पपड़ी टाइप का ऊपर जम गई लेयर, और उस लेयर के जमने से क्या होता है कि फिर आपको जो अंदर का पानी है या वाष्प है वो बाहर नहीं उड़ता है।
दूसरा बैक्टीरिया केचुआ को 24 से 32 डिग्री आइडियल टेम्परेचर चाहिए, वो भी मेंटेन रखता है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो उतने मेंटेन रखता है, तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मल्चिंग नेचुरल अपने आप हो रही है इस खाद थोड़ा से। मॉइस्चर भी होता है तो वो धीरे धीरे स्वाभाविक है, जब आप ऊपर बाष्प नहीं जा रहा है तो मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा हुआ है आपका, वहाँ पे इंटैक्ट है। सर सबसे पहला सवाल, ये सब कुछ आपने किया और अभी हम एक सबसे बड़ा जो इसका यहाँ का शानदार एक यूनिक यूएसपी है वह है यहाँ पे बैलों से ऊर्जा बनाने का कार्य, उस पर हम बात करेंगे। पर इस श्री ग्रामधाम गौशाला की शुरुआत कैसे हुई सर? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इस पूरे ये जो सिस्टम आज आप देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले मेरा बच्चा छोटा था, मैं उसके लिए देशी गाय का दूध ढूंढने लगा, A2 A1 मिल्क आपने लखनऊ शहर में। हाँ लखनऊ शहर में, और मुझे कहीं भी नहीं मिला। एक जगह बताया गया कि वहाँ मिलेगा, तो वहाँ मैं गया तो उन्होंने कहा साहब मेरे पास देशी गाय 4-5 है, ऑलरेडी उसके क्लाइंट्स हैं, बाकी जर्सी फ्रिजियन है। तो हमने कहा भाई वो नहीं चाहिए मुझे, A1 नहीं हमें लेना है। अब गाय का दूध हमारे सनातन वेदों में भी सब में बताया गया कि सबसे पौष्टिक आहार के रूप में संत लोग लेते थे। तो मैंने एक 5 गाय लाके, हमारे नियर डियर जो हमारे नाते रिश्तेदार थे कि भाई हम लोग अपने यूज़ करेंगे, और 5 गाय लाके, ये ज़मीन हम लोग पास पहले से पड़ी हुई थी, तो इस पे लाके हमने ऐसे ही रख दिया। पूर्ण रूप से ऊसर भूमि थी, पूरा ऊसर भूमि अगल बगल है, यहाँ कुछ पानी भी लगता था यहाँ पे, वाटर लॉगिंग से लेकर सब कुछ होता था, क्योंकि 10 गांव का पानी का ढलान यही है। ये जेल पीछे जस्ट बगल में है, नहीं बना था तो पानी निकल जाता था, जेल बन जाने से पूरा रुक जाता है। तो यहाँ पूरा वाटर लॉगिंग से लेकर सब कुछ, तो जो सबसे बेकार भूमि थी एक तरह से वो ये थी। लेकिन आज गौ माता जी की कृपा से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो गया, यानी कि हमारी उपजाऊ ज़मीन भी हो गई, मिट्टी हमारा कार्बन अंश 1 से ऊपर हो गया, वो भी बहुत अच्छा उसमें हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जब केचुआ रिचार्ज करते हैं, जो कहते हैं ना कि होल बना देते हैं, तो अपने आप वाटर रिचार्ज उसमें हो जाता है, नीचे चला जाता है। वर्मी वाश से लीप देते हैं तो होल भी नहीं बंद होता है। तो बेस्ट वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है प्राकृतिक, वो केचुआ का बनाया हुआ होल है। तो वो भी समस्या खत्म हो गई। आज हम लोग सब समस्याओं से मुक्त हो गए हैं, और पूरा एक तरह से जो 5 गाय से स्टार्ट किया था, आज 250 से ऊपर गोवंश हमारे छोटे बड़े मिला के हो गए हैं, और एक अच्छा खासा इकोसिस्टम हम लोगों का ये क्रिएट। सर इकोसिस्टम मुझे सुनाई दे रहे हैं, चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है, यस कोयल भी मैंने सुनी है यहाँ पर, और मैंने तो यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख रखे हैं। बिल्कुल, हमारे अगल बगल सब माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर सारस से लेकर सब हैं, और उसका रीज़न है कि हमारी गौ माता बाहर घूमने जाती थी। अब तो IT सिटी डिक्लेयर हो गया, दुर्भाग्य से अब नहीं जा पा रही है, लेकिन इसके पहले बाहर घूमने जाती थी तो वो गोबर करती थी, सब करती थी, तो उस गोबर में खाने को भी पक्षियों को मिलता था सब, तो सब पूरा इकोसिस्टम अपने आप कायम हो गया यहाँ पे, खाली एक गौ माता जी की कृपा से। बिल्कुल, तो सब कुछ यहाँ पे जो बिखर गया था वो पुनः यहाँ पे हो गया। और बड़े पक्षी या बड़े जानवर उस पूरे जगह के अच्छे इकोसिस्टम के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कहा जाता है नदियों में, अभी आज कल न्यूज आया कि कन्नौज में जो है गंगा जी में डॉल्फिन दिख रही हैं अटखेलियां करते हुए, तो इसका मतलब है कि गंगा जी काफी हद तक साफ हो गई, जहाँ पर छोटी मछलियां, मीडियम मछलियां, फिर बड़ी मछलियां भी दिख रही हैं। भाई जो पहले जो हमारे यहाँ 4-5 दशक पहले था वो क्या था, आप चले जाइए जगह जगह आपको गिद्ध मिलते थे, सब मिलते थे, आज नहीं दिखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने अपने ही इकोसिस्टम को केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तमाम चीज़ें डाल के बर्बाद कर दिया जी। अपने भाई स्वास्थ्य खराब किया, कैंसर से और तमाम बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और पौधे और धरती तो अलग बर्बाद हुई जी। इसी कोविड में आपने देखा जब सब कुछ बंद हो गया था तो कितना वायुमंडल साफ हो गया हमारा, जहाँ से लोगों को 100 मीटर नहीं दिखता था वहाँ से हिमालय दर्शन होने लगे, नदियाँ इतने क्लीन हो गई कि पूछना नहीं जी। तो उस चीज़ को जब हम फिर से लाएंगे और अपने को नेचर के साथ अलाइन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पहले कृषि और पशुपालन एक साथ होता था जी। कृषि का वेस्ट पशु खा लेता था और पशु का वेस्ट खेत में चला जाता था जी। लेकिन बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने फायदे के लिए तमाम ऐसी चीजें ला के प्रसारित कर दी जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, और दोनों को अलग कर दिया कृषि पशुपालन को। हजारों साल से घी तेल हम खा रहे थे, सरसों का तेल, वो अचानक से नहीं, अच्छा नहीं है, बुरा है, आप रिफाइंड खाइए, और अब वापस वही लोग रिफाइंड सैचुरेटेड फैट छोड़ के कि अब घी खाइए और घी स्वास्थ्य, मतलब नहीं। उसका रीज़न क्या है ना, देखिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है, पहले पूछा जाता है अरे टूथपेस्ट में नमक है क्या, इसमें बेकार समझा, आज पूछ रहे टूथपेस्ट में नमक है,
पहले टूथपेस्ट में अरे चारकोल ये सब है, आज पूछा जाता है यूएसपी हो गया कि आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। पहले गांव के लोग राख से मंजन कर लेते थे। तो घी जो हम खाते हैं या इस तरह की जो चीज़ें उत्पाद पहले हम खाते थे वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सही चीज़ थे। आपके बॉडी को भी लुब्रिकेंट्स चाहिए आपके शरीर में, गुड जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल चाहिए, एचडीएल। हमने अपने घी का लैब टेस्ट कराया, CLA कॉन्जुगेटिव लेनोलेइक एसिड जिसको कहते हैं, और जो फैट को गला के प्रोटीन मसल्स बनाता है। बहुत से लोग CLA सप्लीमेंट लेते हैं जो बिल्डर लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तमाम जिम में जाते हैं। हमारे इस घी में CLA आया है, यानी इस घी का आप उपयोग करिए तो आपके फैट को ये कम करके मसल्स को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आप सोचिए उस घी को इन लोगों ने बंद करा दिया था खाना पीना, ये कितनी बड़ी साजिश थी। और क्या हम खा रहे थे बदले में हम खा रहे थे वो रिफाइंड ऑयल और तमाम चीज़ें, ख़राब चीज़ें जिनकी कि हमारे पाम ऑयल से तो वो भी बनते थे। फैक्ट्री मेड खाना नहीं होता है, नहीं। फैक्ट्री मेड एक प्रोडक्ट है और शायद हम सब प्रोडक्ट हो जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू श्री गौशाला में ही, तो आप एक, और ये प्रोजेक्ट सर किस समय शुरू हुआ जब आपने बताया कि A2 मिल्क की तलाश में? देखिए बिल्कुल, ये 2016 मार्च में हमने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली सुभाष पालेकर जी से इंदौर में जाके, और ये ज़मीन पड़ी हुई थी, फिर हमने यहाँ प्रयोग शुरू किया। पालेकर जी ने खुद कहा था कि शैलेंद्र हम लोग साउथ में अच्छा कर रहे हैं लेकिन नॉर्थ में रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा साहब अब मैं जाके करके देखूंगा तभी बता पाऊंगा, अभी तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो हम ट्रेनी हैं आपके जी। जब मैं यहाँ करने लगा तो देखा हमने 2 महीना गर्मी और 2 महीना जाड़े में हमारा टेम्परेचर जो 24 से 32 आइडियल होता है बैक्टीरिया और केचुए को ग्रोथ के लिए, काम करने के लिए, वो हमारे हाई नहीं है। 40 प्लस टेम्परेचर जा रहा है गर्मी में और जाड़े में 10 के आसपास इधर आ रहा है। तो बैक्टीरिया या केचुआ है तो अपना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं बर्दाश्त बिल्कुल डोरमेंट स्थिति में काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट पौधे में कहाँ से आएगा जी। तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया और फिर हमने जो मल्चिंग तमाम या लो टनल विधि वो सब अपना के देखा कि उतना टेम्परेचर जब मेंटेन किया तो वो पौधे में रिजल्ट आया। तब मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है इसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो आप पेड़ पौधे किनारे लगा सकते हैं, आपने देखा हम लोग बाउंड्री पे तमाम लगाए जो अब बड़े हो गए हैं। फिर इसके बाद मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो जो लताएं वाले पौधे ऊपर फैलते हैं उनसे टेम्परेचर कम हो जाता है। आज आप जहाँ देखें देखिए ये पौधे फूलों के लगे हुए हैं, ये फैल गए चारों तरफ से तो टेम्परेचर कम हो गया। नीचे गोबर से लीप दिया तो उससे टेम्परेचर कम हो गया। तो ये सब जब गोबर और ये सब का कॉम्बिनेशन पेड़ पौधे का सब हमको मिला तो अपने आप हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो जब टेम्परेचर आपने वो मेंटेन कर लिया तो रिजल्ट आ गया। साउथ में आपने देखा इतना वेरिएशन नहीं होता टेम्परेचर का, खासकर कोस्टल इलाका में, लेकिन हमारे यहाँ होता था। तो ये सब प्रयोग करते करते हम लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं और हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पौधे बोल रहे हैं, हमारे पशु बोल रहे हैं, हमारे गाय माता बोल रही है, हमारे जो यहाँ पे खाने पीने वाले हैं वो बोल रहे हैं लोग। तो आ गया कि रिजल्ट आएगा, लेकिन हम सही टेक्निक से करें तब। देश और काल के हिसाब से ये बदलता रहता है टेक्निक में भी थोड़ा बहुत। अच्छा, एक बड़ा मिथ है सर, क्योंकि आप गौ आधारित खेती की बात करें तो लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक से कि वहाँ भी केमिकल लेस जो है फर्टिलाइजर लेस खेती हो रही है, ऑर्गेनिक है, उसका सर्टिफिकेशन होता है, उसके प्रोडक्ट बड़े महंगे जाते हैं इत्यादि इत्यादि। कोई फ़र्क है दोनों में या सिर्फ एक ब्रांड नेम का परिवर्तन? नहीं, देखिए हम लोग ऑर्गेनिक खेती नहीं बोलते हैं, हम लोग नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती बोलते हैं। जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि हमको प्रकृति के साथ समन्वय बनाना है, उनके साथ अलाइन होना है। जी, जैसे सभी जितने प्राकृतिक खेती के प्रणेता लोग हैं या जो उस चीज़ को आगे लेके गए, सब यही कहते हैं भाई जंगल में कौन इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन वहाँ आपका कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा है, वहाँ पौधे भी स्वस्थ हैं। तो हम लोग को कोई इनपुट बाहर से नहीं लेना है। ऑर्गेनिक खेती में जो आज के तथाकथित प्रचलित हो गई है, आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के बदले में वो ऑर्गेनिक इनपुट खरीद रहे हैं जो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो नेचुरल फार्मिंग में कोई इनपुट आपको बाहर से नहीं लाना है। इसी को नाम दिया गया था, सुभाष पालेकर ने, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपनाया और उसको शून्य लागत खेती के रूप में, और इसकी प्राथमिक यूनिट जो है वो हमारी गौ माता है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, आपको पौधे के लिए बैक्टीरिया चाहिए, वो गौ माता से आ गया, बायोडाइजेस्टर के थ्रू आया स्लरी के रूप में, तो और ज़्यादा 40 दिन में उसका जिसको कहते हैं ना कल्चर बन गया बढ़िया, कंसनट्रेटेड रूप में बैक्टीरिया सब मिल गया। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे
पौधे वौधे खेती लगा दिए तो मल्चिंग नेचुरल हो गई अपने आप, सर तो पूरा इकोसिस्टम कायम हो गया। ठीक है, अभी तक आपकी बातों से ऐसा लगा कि हम एक जगह के लिए तो यह चीज़ बना सकते हैं कुछ 5-6 परिवारों के लिए, क्या हम यह व्यवस्था एक गांव के लिए या 150-200 फैमिलीज के लिए भी दे सकते हैं, जहां पर आपने बताया कि आप बाहर से ऊर्जा नहीं लेते, तो क्या वो बायोगैस इतनी जनरेट हो जाती है कि हम मान लीजिए आजकल एलपीजी का थोड़ा संकट चल रहा है, जी जी। तो हम बायोगैस से रिप्लेस कर सकें ऐसा? बिल्कुल, देखिए आज के युग में समय में अभी भी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से 7,500 गो आश्रय केंद्र बनाए हैं। उनमें से 650 अभी एसीएस श्री मुकेश मिश्राम जी जो पशुपालन विभाग के प्रमुख हैं आए थे यहाँ, उन्होंने कहा 650 केंद्र हम लोग के बहुत बड़े वाले हैं जो बृहद गौशालाएं हैं। खाली उन जगहों पे इस पूरे सिस्टम को बना दिया जाए, यानी गौशाला का वेस्ट जो है गोबर और गौमूत्र उसमें गया बायोगैस डाइजेस्टर में, बायोडाइजेस्टर से पाइपलाइन से आप सप्लाई गांव को पूरा कर सकते हैं। दिन भर तो आदमी काम नहीं करता है, आप लिमिटेड समय में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को दे दीजिए, अपना सब आराम से खाना बन जाएगा। और ये कोई बहुत हवाई बातें नहीं है, 1-2 जगह इम्प्लीमेंट भी किया है लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में आपको गैस भी मिल गई, स्लरी से आपने खाद डाला, मान लीजिए खेत दूर ले जाना है स्लरी, तो हमने आपको यहाँ दिखाया है मॉडल कि टैंकर को एक बैल, हमने ऐसा पंप बनाया जो पेटेंट भी मेरा है, वो एक बैल 15 मिनट में 5,000 लीटर का टैंकर भर दे रहा है। आपको मड पंप की भी जरूरत नहीं है जो महंगा मिलता है। हाँ देखेंगे। हाँ, तो वो आपने बनाया। उसके बाद टैंकर आप गांव में दे दीजिए, जहाँ जिसका खेत है वहाँ ले जाके खेत में घुमा दीजिए, अपना हो गया, आपका स्लरी पड़ गया। तो आपको गैस भी मिल गई, स्लरी भी मिल गई, और जो एनिमल मतलब जो इसमें मेल मेंबर हैं, जो बुल हैं, उनको हमने अपने यहाँ दिखाया आपको कि कैसे बिजली बनाते हैं जी। तो आप उनसे बिजली बना दीजिए, 1 मेगावाट आपने बना दिया तो कम से कम 2 से 3 ढाई गाँव को आराम से मिल गया जी। तो आपकी बिजली भी हो गई, आपका गैस भी हो गया, आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है उसकी जगह स्लरी भी मिल गई जी। तो पूरा गांव तो अपने आप आत्मनिर्भर हो गया और सरकार का बर्डन भी कम हो गया जो इंपोर्ट करने में जा रहा है जी। आपने सर शुरुआत की 5 गौ माताओं से, और अभी क्या संख्या है और यह कैसे बढ़ी और क्या इसका यात्रा रहा आपका? एक बेस्ट मतलब कहावत है पशुपालन में कि आप अगर समय से ध्यान दे रहे हैं तो साल में 1 बच्चा मिल जाता है आपको, और देशी गाय है तो 10 से 12 ब्यात आराम से आपको देती हैं। हम लोगों ने इसी चीज़ का ध्यान रखा कि नेचुरल इनको, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई करते हैं, साइलेंट पे रहते हैं, हीट पे अगर आई साइलेंट है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप यहीं चूक गए। 21 दिन पे आती है वो पीरियड, तो एक पीरियड मिस किया तो 1 महीने का लगभग आपका गया, तो आपका महंगा पड़ जाएगा गौशाला। तो हम लोगों ने बुल रखा और वो अच्छे बुल क्वालिटी रखे, उनसे अपने आप हमको टाइम से बच्चे मिलते गए, और वो 5 गाय बढ़ते बढ़ते आज हमारा 200-250 से प्लस हो गई हैं अपने आप। अब हमें कुछ नहीं करना, बाहर से आपको ना हमने 5 गाय और शुरू में कुछ गाय और हम ले आए, तो लगभग हमारी जो 25 तक संख्या हमने बाहर से धीरे धीरे किया। कौन सी प्रजातियां हैं सर ये? हमारे यहाँ 60% गिर है, 40% लगभग साहिवाल है जी। तो मेन इन्हीं 2 पे हमने किया था। विदेशी जो नस्लें हैं नहीं, वो कभी हम नहीं, हमने कहा ना कि हम लोगों को देशी गाय आधारित अर्थव्यवस्था पे काम करना था। ये बहुत क्या फर्क होता है सर दोनों में, यदि आम जनता जिनको ना जानती है? मैं जैसे आपको बता दूं, A1 A2 मिल करके आप डालेंगे नेट पे तो लगभग अंतर आ जाता है कि देशी गाय जो हमारी होती है लोकल ब्रीड, वो हम्प होता है उनके, कुबड़ जिसको बोलते हैं, और इनके अंदर जो होता है, जो दूध होता है, प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होती है। तो जो विदेशी गाय हैं, जर्सी और फ्रिजियन करके हैं, उनकी जो चेन होती है अमीनो एसिड की, उसके 67 बॉन्ड पे हिस्टिडीन बनता है। हिस्टिडीन का बॉन्ड कमज़ोर होता है, पाचन क्रिया में टूट जाता है, और वहाँ से आपको BCM बनता है, बीटा कैसोमार्फिन 7, जो आपके डायबिटीज़ और कैंसर का कारक, इस तरह गंभीर बीमारियों का है। हमारे यहाँ 67 बॉन्ड पे हिस्टिडीन की जगह प्रोलीन बनता है देशी गाय में, मतलब A2 मिल्क जिसको कहते हैं, और वो बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और टूटता नहीं है। तो BCM 7 नहीं बना, बीटा कैसोमार्फिन 7 नहीं बना। BCM 7 अगर नहीं बना तो अपने आप ये रोग खत्म हो गए। तो सबसे बड़ा अंतर यही है
कि उन गायों के दूध से हमको कैंसर, डायबिटीज़ जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। और हमारी जो देशी गाय है, जहाँ प्रोलीन बनता है, BCM7 नहीं बनता उसकी वजह से, तो यहाँ पे वो कारक ही नहीं है। तो लोग सर ये फिर जो जर्सी गाय हैं या जो विदेशी नस्लें हैं, क्या ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मिल्क की वजह से पालते हैं? ये कोई मिथ है हाँ, कि नहीं, ज़्यादा पाते हैं देखिए, या कम? हाँ। शुरू में A1 A2 का अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग देखते हैं कि देशी गाय का दूध भी लेके गए तो फैट के आधार पर उसको दाम मिलता है, तो पता चला उसको 35 से 40 रुपए मिल रहा है। और वही जर्सी फ्रीजियन पालता है, जबकि हमारी देशी गाय 10 से 12 ब्यात दे रही हैं, लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा है। वो जर्सी फ्रीजियन गाय 5 से 6 ब्यात में ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक गाय आपको 20 से 25, 30 लीटर तक दूध दे रही है, कहीं कहीं 40 भी दे रही है, तो आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है। फैट के हिसाब से प्राइस मिल रहा है, तो आपको मान लीजिए थोड़ा सा देशी गाय का फैट ज़्यादा होता है, उनका कम होता है, लेकिन ओवरऑल प्राइस उनको ज़्यादा मिल जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए तो घाटे में है, बिल्कुल, क्योंकि उनका मेंटेनेंस खर्च भी ज़्यादा है। बिल्कुल, क्लाइमेट हमारा सूट नहीं कर रहा, तो आपको तमाम उसमें कूलर लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तमाम फॉगर लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें लगा रहे हैं। अच्छा सर, इन गायों का जो चारा है, हमने देखा कि आपने इसको स्वयं उगा रखा है और शायद इन्हीं स्लरी से भूमि पर आपने वो चारा उगाया है। बिल्कुल। तो उस चारे में और जो बाकी लोग गाय पालने के लिए अलग से चारा कहीं से परचेज करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों से गाय के स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा बताऊं, गौशालाएं लोग बहुत खोलते हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उसका मेन रीज़न क्या है कि हरा चारा अगर आपके पास नहीं है, अपना सूखा दाना नहीं है, तो आप नहीं चल पाओगे। भूसा मतलब पीक सीजन जब होता है, ऑफ सीजन जब होता है, इसका मतलब जिस समय नहीं मिलता, क्राइसिस होती है, तो 10 से 12 रुपए केजी मिलता है। और भूसा में कुछ भी नहीं है, वो केवल फिलर है। जबकि हरे चारे में तो कुछ प्रोटीन भी मिलता है 10-12%। जी। और जो अच्छे अच्छे घास आ गए हैं, हाँ, उतने बड़े शरीर को सर मात्रा भी तो मात्रा भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो आप जब चारा अपना उगाते हैं तो 1 रुपए से नीचे कॉस्ट आती है। लीज पे अगर जमीन लेके उगा रहे हैं तो 2 रुपए के लगभग आती है। लेकिन जब यही आप बाहर भी खरीदते हैं हरा चारा, तो अब सब जगह 5 से 7 रुपये हरा चारा हो गया। साइलेज आप खरीद रहे हैं तो वो भी 8-9 रुपया चला गया है। तो सर, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, मन से तन से धन से भी करते हैं, गौशालाएं भी खोलते हैं और पालने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ दिन बाद सुनने में आता है कि नहीं चला पाए और बंद हो गई, और फिर उनको वो गाय देनी पड़ी। और बड़े दुखी मन से, मतलब मैंने 1-2 लोगों के मन से सुना है कि कहीं शहरों के आसपास ज़मीन लेकर किया उन्होंने। तो ये बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं सर? और आपकी सफलता का और उनकी असफलता में क्या डिफरेंस कहाँ है? देखिए, गौशाला प्रबंधन का सबसे जो मूल और मुख्य चीज़ है वो है उसका चारा प्रबंधन। अगर आपके पास हरा चारा अपना नहीं है तो आप मार्केट से खरीदोगे। जैसे ज़्यादातर लोग भूसा खरीदते हैं। भूसा जो है सीजन के समय में भी आपको शहरों में 6-7 रुपए मिलता है पर केजी। और जब यही सीजन नहीं होता तो 10 से 12 रुपए मिलता है। जस्ट डबल द कॉस्ट। जस्ट डबल। अब भूसा में कुछ भी नहीं होता है, केवल एक फिलर है, वो पेट भरने का एहसास होता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हरा चारा अगर आप वही खरीदते हो तो हरा चारा भी महंगा हो गया है। बाहर आप खरीदने जाते हो तो 5-7 रुपए ये भी मिलता है, और साइलेज भी खरीदते हो तो 8-9-10 रुपए वो भी हो गया है। तो ऐसी दशा में जिसको भी गाय या गौशाला प्रबंधन करना है, खोलना है, तो उतना ज़मीन जरूर चारे के लिए रख लें। जब चारा आप अपने ही गौशाला के गोबर गैस से जो स्लरी निकली उससे उगाते हैं, तो उस चारे के आपकी ज़मीन अगर है तो 50 पैसे के लगभग आपकी कॉस्ट आती है। क्या 50 पैसे पर केजी? पर केजी। अब अंतर कितना हो गया? 10 गुना का अंतर। कहाँ 5 रुपए भी आप खरीद रहे हो और कहाँ 50 पैसा। और अगर लीज पे भी लेके आप कर रहे हो तो मैक्सिमम लेबर लाने जाने सब कुछ कर लो, तब भी 2 रुपए से ज़्यादा नहीं है। और चारा ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और चारा, हरा चारा में आपको प्रोटीन भी 10-12% मिल रहा है, बाकी सब कुछ मिल रहा है। तो भूसा की अपेक्षा तो बहुत ही बेहतर है। उस चारे को उगाने के लिए कोई आपकी एडिशनल कॉस्टिंग में नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर। अब आप सोचिए 20 केजी आपने हरा चारा दिया है एक गाय को या जो भी पशु आपके पास है, तो 20 केजी अपना है उगा रहे हैं तो कितना हुआ? 10-12 रुपए। सर, साल भर तो ये चारा जो है मिलना क्या
बिल्कुल, हमारे देखिए कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत से हरे चारे पे काम किया है। कुछ मक्के से गन्ने का क्रॉस लेके आए हैं और नेपियर लेके आए हैं। वो नेपियर ऐसे हैं कि एक बार लगा दीजिए तो 7, 8, 10 साल तक चलते हैं और साल में 6 से 10 साल तक और 6-7 कटिंग आपको आराम से साल भर में मिल जाती है। तो थ्रू आउट द ईयर आपको हरा चारा मिलने लगता है। एक कटिंग आप कितने महीने में करते हैं? अब आप समझ लीजिए लगभग, अगर इस तरह आप स्लरी डाल रहे हैं तो आप समझिए कि एक आज कटिंग कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको 30 से 40 दिन में आपको दूसरी कटिंग मिल जाएगी। और उतना चारा पर्याप्त होता है? पर्याप्त। आप खेती अगर है 1 एकड़ खेती से अगर आप नेपियर और ये सब लगा के कर रहे हैं तो आप करीब 15 से 20 गाय के लिए आप उपजा सकते हैं साल भर का हरा चारा। आप यह कार्य स्वयं करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास तो जमीन अपनी नहीं है यहाँ, शहर के नज़दीक है तो बहुत कीमती जमीन है, लोग देते नहीं है। फिर भी 4 बीघा मैंने लेके इसको अपना हरा चारा उगाया और अपना ही स्लरी ले जाके वहाँ डालते हैं टैंकर से, और वो मुझे साल भर हरा चारा मिलता है और बेस्ट तरीके का। मतलब इतना बढ़िया हरा चारा है कि उसको खा के हमारा दूध तो हमारे गाय का एकदम पीला होता है, जो घी बनता है एकदम पीला होता है। आप देखेंगे अभी शूट करेंगे तो एकदम से उसका कलर ही अलग होता है जी, उसका टेस्ट तो अद्भुत होता है। तो गाय जब हरा चारा खाती है तो दूध में जो पीलापन आप कहते हैं ना, वो उसी से आता है। सर, आपका कहने का मतलब है, अगर हम वैसे टर्म्स में बात करें तो कई लोग केपेक्स लगा देते हैं पर ओपेक्स में प्रॉब्लम होती है उनको। मतलब वन टाइम कॉस्ट तो लगा दिया पर ऑपरेशन कॉस्ट उनकी बहुत हाई हो जाती है, इसलिए फ्लॉप हो जाता है, बुलंद हो जाता है। आप यहाँ पर आपका अपने ऑपरेशन कॉस्ट बहुत मिनिमल कर लिया है। मिनिमल इसलिए कर लिया ना कि हम खुद अपने ही इनपुट्स यूज कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपने अभी देखा होगा कि जैसे हमने गन्ने भी लगाए थे कुछ, उन गन्नों का जो है पत्तियां भी आ गई, इनको काम आ रही हैं। गुड़ से, उससे गन्ने से रस से आपने खांड बनाया, गुड़ बनाया, सब बनाया। वहाँ नेपियर लगाए हैं या बरसीम जो भी लगाए, मान लीजिए हरा चारा या चरी लगाए हैं, तो वो भी आपको सब यहाँ मिल जा रहा है। सर, गाय को तो कई लोग फिर जड़ी बूटियां भी, उनके पौधों की भी पत्तियां देते हैं, वो भी आपने उगा रखी? बिल्कुल, हमारे यहाँ किनारे किनारे सतावर इस टाइप की चीज़ें लगाए, ब्राह्मी लगाए हैं। और एक शाम को हम लोग जब गाय खा लेती है तो ये चीज़ें मात्रा में एक लड्डू बना देते हैं। अच्छा। करीब 50 ग्राम का। और हर गाय को रात में जब अपना भोजन कर लेते हैं, आराम से करने होता है, तो 8 बजे के आसपास उनको 7-8 बजे खिला देते हैं एक लड्डू। तो उससे न गैस बनता है, न कुछ होता है, पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त रहता है और दूध भी उनका बहुत क्वालिटी का मिलता है। तो इस प्रक्रिया से जो गायों के लिए, जो आपने कहा एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उनकी डॉक्टर्स की देखभाल, मेडिसिन बहुत कम हो जाती है, उसमें कितनी कटौती हो जाती होगी? ना के बराबर होती है। एक तो देशी ऐसे ही कम होता है जी, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ये जन्मी है, उत्पन्न हुई है और विकसित हुई है। दूसरा चीज कि जब आप इनको हर्बल चीजें खिला देते हैं, अच्छा खिला देते हैं, तो जैसे हमारी बीमारी दूर होती है वैसे इनकी भी दूर हो गई। तो बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको डॉक्टर की जरूरत होती है जी। अब 200-250 गाय हैं, अगर बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत हुई तो एक आध बार विजिट कर लिया डॉक्टर ने तो कर लिया, नहीं तो वो भी नहीं जरूरत है। अब जैसे नीम पत्ती होती आप खिलाते हैं मिक्स करके, तो आपको नीम के पेड़ भी आपको डिवर्मिंग की भी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं आपको जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि जब आप चीज़ों को स्वयं करेंगे, जैसे हमारे जितना प्राकृतिक करेंगे, सूखा दाना है, जैसे आपने अपने यहाँ मक्का उगाया, सब किया, उसका लिया, जो भुट्टे का भी दाना मिला, आप उसको अपने हमारे चक्की लगा, वही उसको दलिया बना दिया, गेहूं का बना दिया, उसी को भिगो दिया, या जैसे सूखा दाना खिलाना उसको खिला दिया, तो कॉस्ट कम हो जाती है। भाई आपने अपने सरसों का, जैसे हमने कोलू लगाया, खली मिल गए, उसको डाल दिया। तो आप देखिए ना कि जो इनपुट हम बार बार कह रहे हैं, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, या अपने भी खाने का हो, जब आप इनपुट बाहर से नहीं खरीद रहे हैं तो कॉस्ट अपने आप कम होनी है। जैसे बार बार सरकार कहती है कि कृषि में हम किसानों की लागत मतलब आय दुगना कर देंगे, 2022 में ही दुगना करना था, 4 साल पहले। लेकिन क्या हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ कि जब लागत ज़्यादा है, जैसे 1 एकड़ खेत की है लागत, अब आज के डेट में 1 एकड़ खेत की लागत, कैश क्रॉप आप कर रहे हैं तो 1 लाख से ऊपर है, और नॉर्मल भी कर रहे हैं तो 50,000 के ऊपर है। तो फिर आमदनी बढ़ाने और आमदनी मिल नहीं रहा, मार्केट में वो प्राइस नहीं मिल रहा है केमिकल होने के नाते। हमारे यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ लागत बीज की, हाइब्रिड बीज की खत्म हो गई,
केमिकल फर्टिलाइज़र ख़त्म हो गई, पेस्टिसाइड की ख़त्म हो गई, सिंचाई भी जो आप कई बार करते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि नमी बनी रहती है। और उसके साथ साथ खरपतवार का प्रबंधन भी अपने आप हो जाता है, उसको भी नहीं करना है। तो ये जो जुताई, निराई, गुड़ाई, सब खरपतवार प्रबंधन, केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, हाइब्रिड बीज, ये सब जब खत्म हुआ तो 70 से 80% लागत खत्म हो गई। अब केवल हमको अपना जो, अब जैसे आप आलू तो देख आय रहे तो हैं, दुगनी हो गई आप सर। आलू देख रहे हैं जी, ये 3000 स्क्वायर फीट में आलू हम लोगों ने करीब ये 12-13 क्विंटल लिया है, और लागत खाली 5000 रुपये, लेबर ओवर लगा के बीज भी लाए थे बाहर से, तो इतना। तो उपज भी हमारी अच्छी है और स्वाद भी ऑफ कोर्स। हमारी उपज नॉर्मल जो लोग बाहर पैदा कर रहे हैं उनसे 20 से 30% ज़्यादा है। कारण यह है कि जब आपके खेत का ह्यूमस बढ़ गया, जब सूक्ष्म तत्व उसमें आ गए, पौधे को मिलने लगा, बैक्टीरिया उसको देने लगा, या बैक्टीरिया स्वयं मरता है तो उसका आउटर शेल सूक्ष्म तत्व का एक भंडार है, तो वो भी तो डिकम्पोज हो रहा है वहीं पे। सर बचपन में थोड़ा वो जो पढ़ा वही कि सॉइल की हेल्थ जो है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आपका नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेट्स, और आपके जो है कुछ पौधे लग जाते हैं तो वो रिजुनेट हो जाता है। CN रेशियो जैसे कहा जाता है कि एक नाइट्रोजन 10 कार्बन पकड़ता है। आज हमारा CN रेशियो खेत का देख लीजिए, नॉर्मल जो खेतों का जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनका 1:10 की जगह 1:80 है। तो नाइट्रोजन तो 10 कार्बन अगर डाला भी आपने तो उड़ जाएगा, खेत में स्थिर नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन ही नहीं है, फिक्सेशन उसका नहीं हो रहा, वहाँ नाइट्रेट फिक्सेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो जब नाइट्रोजन खेत में नहीं आएगा, और ये जो है सूक्ष्म तत्व, तो ये अपने आप नाइट्रोजन भी वहाँ विकसित कर दे रहे हैं। अब जैसे आपने देखा मल्टी लेयर फार्मिंग में हमारे यहाँ छोटे छोटे मेड़ों पर लगे हैं सहजन, सहजन जो है मोरिंगा के, इनकी पत्तियां गिरती हैं, इनके लीव्स सब गिरते हैं या इनके बीज गिरते हैं, तो नाइट्रोजन के तो बेस्ट होते हैं सोर्स, अपने आप बढ़ रहा है। प्लस इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग आप जब करते हैं, एक फसल नहीं कई फसलें बहुफसली लेते हैं, तब भी नाइट्रोजन उसमें बढ़ता है। तो ऐसी स्लरी से उसमें भी बढ़ रहा है, सब मिल रहा है आपको। है। तो कहने का मतलब कि जो 17-18 एसेंशियल जो आपको न्यूट्रिएंट्स के जो हैं वो मिलना चाहिए खेती में, वो अपने आप गाय के गोबर से मिल जाते हैं जी। और बाकी केचुआ उनको लाके नीचे से पूरा कर सर ये सारी खेती हो गई, सब कुछ हो गया, आम आदमी के लिए जो नहीं कर पा रहा है, इस भोजन का स्वाद कैसे ले सकता है, या यह भोजन उस तक कैसे पहुंचे? क्योंकि गौशाला तो मैं देख रहा हूँ लखनऊ शहर के पास में। देखिए अब मैं जैसे ये हमने बनाया एक मॉडल के रूप में, हम इस पर ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। हमारे यहाँ हॉल भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं 100 लोग को हम एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है, उनके शौच और नहाने की व्यवस्था हमने सब बना रखे हैं, 6 शौचालय वो सब। तो इन लोगों को जब ट्रेनिंग आप केवल मौखिक जाके भाषण दे रहे हैं कहीं सभागार में बैठ के, तो इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, क्योंकि किसान इतना ठगा गया है कि उसको विश्वास ही नहीं होता कि जो कह रहे हैं वो सत्य है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब यहाँ उसको समझाया जाता है और सामने देखता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि ये है, क्योंकि बाहर तो ऊसर है और अंदर का पूरा नज़ारा ही अलग है जी। तो उसको फिर विश्वास अविश्वास की बात ही खत्म हो जाती है। फिर वो तो उत्साहित होता है, सर ये हम भी कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट खुद बायोगैस पर कितनी सब्सिडी दे रही है जी। पशुपालन में सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट दे रही है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 50% सब्सिडी, अभी जब अपर मुख्य सचिव पशुपालन से मुकेश मिश्राम जी आए तो कहे कि हम लोग तो 50% दे रहे हैं, पहले आप पहले पाव के तहत हम उनको जिनको लेना है सबको दे रहे हैं। तो सपोज हम लोग मान लो महिलाओं को इन्वॉल्व, महिलाएं घर में खाली रहती हैं, 2-2 4-4 गाय भी रख लिया उन्होंने, 1 एकड़ खेत है और 2 गाय और 2 बैल हैं, तो मान के चलिए कि पर मंथ की उसकी इनकम 20 से 30 हज़ार रुपये है। और कहीं उसके बच्चे ने 4 आटा चक्की, 1 कोल्हू लगा दिया तो ये इनकम 60-70 हज़ार तक चली जाएगी महीने की गांव में बैठ के जी। तो गांव में अगर 15,000 भी मिल गया घर बैठे तो कौन बाहर जाना चाहेगा। और अपना बायोगैस भी आप लगा सकते हो अपने घर। कहता रहा हूँ उनको छोटे छोटे बायोगैस भी दे रहा है कि तुम्हारा ईंधन भी इसी से पूरा हो गया, इसी बायोगैस के स्लरी से खेती भी हो गई। उसको हम लोग ट्रेनिंग दे दिए कि मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे करो, बहुफसली कैसे उगाओ जिसमें ज्यादा फायदा हो जी, खेत की उर्वरता शक्ति कैसे बढ़ जाए, और जनता को सीजनल सब्जी मिले खाने को, केमिकल लेडेड सब्जी न मिले खाने को, प्राकृतिक भोजन मिले जनता को। मेरे ख्याल से अच्छा ये बड़े लेवल पर जैसे अगर हम कहें कि इसी आधार पर हम गेहूं, धान,
इत्यादि और भी बड़ी कैश क्रॉप थोड़े लार्जर क्वांटिटी में उगाना चाहें तो? आप जैसे लार्जर है, मैं हमेशा इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि एक साथ एक पैच में केवल एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, अरे एक साथ धान उगा, एक साथ गेहूं उगा एमएसपी के चक्कर में, और पता चला अगर कोई रोग आया तो एक साथ गया। हम जो 1 एकड़ कह रहे हैं उसमें 1 एकड़ में उसका परिवार का भी कंप्लीट किचन है और 2 से 3 व्यक्ति का बाहर का शहरी लोगों का भी किचन उपलब्ध है, जिसमें आपको दूध भी है, सब्जी भी है, आटा, दाल, चावल, गुड़, तेल, मसाला सब है। यानी वो एक ही एकड़ में गेहूं भी उगाएगा, धान भी उगाएगा और उसी में वो सब्जी भी उगाएगा, फल के भी पेड़ किनारे किनारे लगा देगा। तो कहने का मतलब कि आपको एक पैच में एक फसल नहीं लगानी है, हमेशा बहुफसली यानी इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग करनी है, जिससे कि एक फसल अगर कहीं बर्बाद हो रही है तो 3-4 फसल जो रहती है वो सब मिलकर संभाल लेती हैं, रोग फैलने नहीं देती हैं, वहीं कंटेंट हो जाता है कि आगे नहीं जाता है। इससे तो आपकी लेबर भी बचती होगी सर, क्योंकि जैसे लेबर को बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइजिंग में या उस तरीके से, बिल्कुल इस प्रक्रिया में तो मुझे लगता है मैंने लेबर आपसे कहा ना कि आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी है, जुताई भी नहीं करनी है, क्योंकि बैक्टीरिया आप खेती नेचुरल फार्मिंग एक शब्द में पूछा जाए क्या है तो बैक्टीरिया की खेती है। तो बैक्टीरिया आपने डाला, बनाया और आपने मान लीजिए फसल काटने के बाद पूरी गर्मी, पीक गर्मी में जुताई कर दी, अभी जैसे गेहूं लगा है, जुताई करके और खेत छोड़ दिया तो हाई टेम्परेचर में तो सब बैक्टीरिया मर गए। तो जो आपने 6 महीना में उगाया है, बनाया है कॉलोनी उनकी, उसको आपने स्वयं नष्ट आजकल तो लोग जला दे रहे हैं सर, पराली ऐसे ही है धान में। नहीं, आजकल गेहूं की फसलें जो हैं, गेहूं में भी जला रहे हैं, धान में भी वही होता है, कंपाइन से काट ले रहे हैं। तो उनको ये पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि हम बैक्टीरिया की खेती जो करते हैं उसको स्वयं नष्ट कर रहे हैं, आग लगा के या एक्सपोज कर रहे हैं जुताई करके। नेचुरल फार्मिंग में आपको 3 साल के बाद जुताई भी नहीं करनी है, केवल डालिए बीज और काटिए फसल। उसका रीज़न क्या है? बैक्टीरिया, आपने कहा देखा कि बैक्टीरिया की खेती है। बैक्टीरिया जैसे आपने फसल काट लिया गेहूं, आपने जुताई नहीं किया, उसका जड़ अभी भी है वहाँ मौजूद। बैक्टीरिया को अपने काम करने के लिए भी भोजन चाहिए और वो पौधे की जड़ से लेता है, वहीं चिपका रहता है। बिल्कुल सही है। तो जब तक दूसरा बीज डाला है, उसका पौधा बड़ा नहीं हुआ, जड़ नहीं विकसित हुआ, तब तक बैक्टीरिया पुराने पौधे की जड़ से भोजन ले रहा है, और जैसे ये विकसित हुआ वो छोड़ के इस पे आ गया और उसको डिकम्पोज करके खाद बना दिया। तो बैक्टीरिया की खेती को जो कॉलोनी आपने स्वयं मेहनत से बनाई है उसको नष्ट ना करें जुताई से या खेत में आग लगा के, उसको ऐसे ही रहने दें। उसका नेचुरल जो कॉलोनी बनी हुई है, वातावरण बना हुआ इकोसिस्टम, उसको डिस्टर्ब ना करें। केवल आप बीज डालिए और काटिए और उपज ज़्यादा होगी 20% गारंटी के साथ। अब मान लेते हैं कि ये सारी खेती हो गई है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा किचन गार्डन का सारा हमें जो है भोजन मिल रहा है, 100 घरों का हमने सप्लाई किया। मान लीजिए किसी एक परिवार ने 100 घरों का सप्लाई, आजकल अपार्टमेंट्स हैं, सब चीज़ें, दूध जा रहा है, बच्चों को जा रहा है, और किसी को भी एक प्राकृतिक भोजन का स्वाद लग जाता है तो फिर केमिकल लेडन पे जाता नहीं। तो वो 100 घरों पर अगर यदि सप्लाई हो रही है, 1 घर या 2 घर लोग मिलकर कर रहे हैं, तो क्या आमदनी आप उम्मीद करते हैं कि क्या आमदनी हो सकती है इन लोग की? देखिए, मेरा इसमें बेस्ट तरीका है, मैंने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये कहा है कि आपने ऑलरेडी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, आपने ऑलरेडी फार्मर्स FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, आप इनके माध्यम से ये करा दीजिए। और ये प्रोसेसिंग यूनिट भी आप सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है सब लगाने के लिए, इवन कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए भी मिनी कोल्ड स्टोरेज दे रही है सब्सिडी के साथ। तो आप वहीं पे सब कराइए। जब ये ग्रुप में करेंगे तो उपज ज़्यादा हुई, प्रोसेसिंग में आसानी हुई, और हमने एक इको कार्ट सिस्टम बनाया जिसका पेटेंट भी कराया, जिसमें लीवर और गियर जोड़ दिया है। तो 3 पहिया जो ट्रॉली होती थी, जितना खींचने में उसको मैनुअल पावर लगता था, उसका 1/3 पावर में आप उसमें 2-3 क्विंटल लाद के ले जाते हैं, यहाँ 5-6 क्विंटल लाद के ले जाएंगे, और 15 किलोमीटर के स्पीड से इस इको कार्ट के माध्यम से जो कार्बन एमिशन फ्री है उसमें आप ले जाके डिलीवर भी शहर में कर देंगे। तो आपके देहात में जो किसान है उसका बेरोजगार बच्चे को प्रोसेसिंग में जॉब मिला, डिलीवरी में जॉब मिला, पैकेजिंग में जॉब मिला, और इस तरह से जब वो करेगा, चूँकि लागत तो कम हो गई जी, तो केमिकल प्रोडक्ट के रेट में या 10% केवल मुश्किल से ज़्यादा लेके
वो आपको कंज्यूमर को ऑर्गेनिक किचन मिल जाएगा जी। जैसे आज 10,000 में मान लीजिए एक 4 आदमी के परिवार को केमिकल प्रोडक्ट का मिल रहा है किचन, तो उसको केवल 11,000 में ही मैक्सिमम उसको अच्छी खाने की चीज़ें मिल जाएगी, जबकि आज वो 20,000 22,000 डबल ट्रिपल प्राइस पे है। 100 घर पकड़ लिए तो 10-11 लाख रुपए की महीने की बहुत अच्छा ये इनकम का ही स्रोत है कि पर किचन आपने मान लीजिए 100 लोगों को पकड़ा, 10,000 का भी है तो साल में बिजनेस 1,20,000 का हुआ। हम 2 महीने का माइनस कर दें, मिनिमम 1 लाख का बिजनेस किया आपने। 1 महीने का किया नहीं, एक साल भर का एक परिवार से, 1 महीने में 10,000 है तो 1,20,000 है। 2 महीना माइनस भी कर दें कि लोग इधर उधर खा रहे हैं, तब भी 1 लाख का बिजनेस किया आपने। तो 100 लोगों के साथ मिलकर आपने 1 करोड़ का बिजनेस किया। 1 करोड़ का तो किया बिजनेस, बिल्कुल टर्नओवर। हाँ, इस पूरे प्रक्रिया में मिनिमम जो प्रॉफिट होगी वो आपका 20% होगा। मुझे तो लगता है 20 से ज्यादा ही होगा, मतलब कह रहा हूँ मिनिमम। हाँ, मिनिमम। तो भैया 20 लाख प्रॉफिट आपको ही 100 घर में ही है। आप सोच लो इससे बढ़िया कौन सा बिजनेस होगा। और आपके अपने पावर जनरेशन वगैरह भी आप स्वयं कर रहे हैं, आपके अपने कॉस्ट भी काफी इसीलिए कम हो रहे हैं ना। मैं जो 70 से 80% कॉस्ट कम करने की बात कह रहा हूँ। अभी 1 एकड़ खेत की सिंचाई है जी, आप डीजल पंप से करिए तो आपको 1,000 से 1,500 रुपया तक 1,200 रुपया पड़ जाता है। अब उसी को बैल मैनुअल कर दिया, बिना बिजली बनाए भी डायरेक्ट मैनुअल ही हमारा पंप पेटेंट है। एक बैल है तो 50-60 फीट से निकाल लेगा, उससे ऊपर 150-200 फीट तक 2 बैल, और 200 फीट के ऊपर है 500 फीट 600 फीट तक तो 4 बैल। ये पंप सोलर पंप नहीं है, ये पंप केवल डीजल बैल से है, बैल से डायरेक्ट बस बैल चलेगा और सीधे और पानी निकल रहा है, पानी निकलेगा। तो इस तरह से जब आप कर दे रहे हैं तो आप सोचिए कि जो 1,200, 1,000, 1,500 में आपकी सिंचाई होती थी 1 एकड़ की, अब 2 बैल दिन भर में कर दे रहे हैं तो कितना खाए? 150-300 रुपया। एक आदमी लगा हुआ है, मतलब 10-12 हज़ार, 1/4 से 1/5वें हिस्से बराबर आपका खर्च हो गया। तो लागत तो अपने आप कम होती जा रही है, और लागत कम हुई तो आमदनी वैसे डबल अपने ही बढ़ गई आपकी। तो किसान को भी फायदा हुआ, बेरोजगार को प्रोसेसिंग और डिलीवरी में फायदा हुआ, उसको जॉब मिला, कंज्यूमर को फायदा हुआ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की चीजें हमको नेचुरल प्रोडक्ट है कम प्राइस में मिल गई। डिपेंडेंसी भी खत्म हुई बाहरी सिस्टम से। भाई आप फर्टिलाइजर नहीं आ रहा है, कुछ समस्या हो रही है। हमारे ही आए थे मुखिया लोग जो बैठे थे, बड़े अधिकारी लोग, इन लोगों ने खुद कहा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तो हम खाली सब्सिडी में दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर को। अब सोचो कितना बचत आपने कर लिया। क्या हम 50% भी बचा लें? हम क्या 50 नहीं 100% बचेगा। क्या 50 भी बच गया तो कितना बचा आपका? 1.25 लाख करोड़ रुपया बचा। आप घर बैठे आप अपनी फर्टिलाइजर खुद जनरेट कर रहे हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, आप जनरेट रियल जिसको कहते हैं गांव को आत्मनिर्भर होना, वो ये मॉडल है जहां बिजली भी आपकी, पानी भी आपका, आप ही का किचन भी है, ऊर्जा आपका सब कुछ है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है जी, बीज भी अपना। अब सर ये तो सारी बात हो गई कि प्राकृतिक तरीके से हमने खेती की। एक जो सबसे बड़ी बात थी कि यूएसपी की हम बात कर रहे थे, बैलों से ऊर्जा की। सर ने उसका एक उदाहरण दिया कि वो बैल चल रहा है और आपका स्लरी भी पंप कर दे रहा है और आपका पानी भी उठा के पंप कर दे रहा है। इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं है, इसमें सोलर की बिजली की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पंप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अपना एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें बैल की जो रोटेशनल एनर्जी है उसको आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपने नीचे से पानी उठा के रोटेशनल लीनियर मोशन को आपने करके चेंजेस करके काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बना के पानी ऊपर लिया है। ठीक, इसके अलावा सर आपने ये जो रोटेशनल एनर्जी मोशन है इसका आपने लीनियर में कन्वर्ट करके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फंडा यही है, या जो भी हमारे जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फिर पिस्टन हो मतलब थर्मल हो चाहे कुछ भी हो, घुमाना उनको डायनामो ही है। तो यह भी आपने किया है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में अगर एनिमल से आप आरपीएम लेते हैं मैक्सिमम तो 500-600 आरपीएम मिलता है। नॉर्मल अल्टरनेटर जो रहता है वो 1500 आरपीएम पे बिजली बनाता है। या जो आपका बोरिंग वाला पंप भी होता है इसको भी 1200 से 1500 आरपीएम चाहिए। हम लोगों ने एक गियर बॉक्स बनाया जो इंडिया पेटेंट है, वर्ल्ड पेटेंट भी 30 मार्च 2023 को हो चुका था। तो उसमें हमारा गियर बॉक्स ऐसा है जो आपके जो आरपीएम है इसको इतना इंक्रीज कर रहा है कि 1500 आरपीएम मिल जा रहा है आपको।
मतलब एक सिंपल जो सर्कुलर मोशन हमारा बैल जो नॉर्मल घूम रहा है 2 आरपीएम पे, वो कन्वर्ट होके 1500 आरपीएम में मिल रहा है। वाह। अब आप सोचिए, जब 1500 आरपीएम मिल गया तो आप नॉर्मल अल्टरनेटर घुमा दिया तो बिजली बन गया। हमारे बिजली की कॉस्ट अगर इनके गोबर गौमूत्र का सब उपयोग कर रहे हैं तो 1 रुपये पर यूनिट है। इतनी सस्ती बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी आज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कार्बन एमिशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको अपना कार्बन एमिशन कर ही रही हैं, लेकिन वर्ल्ड जो पूरा यूएनओ का जो नॉर्म है एनवायरनमेंट का, उसके हिसाब से उस एमिशंस के ऊपर जाते हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट परचेज करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा क्योंकि आप कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं। इस नेचुरल फार्मिंग में भी कार्बन बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यस, मैं कह रहा हूँ इस नेचुरल डॉलर्स में पेमेंट होती है कार्बन। मैं कह तो रहा हूँ, आप गोबर गोबर को ले जा रहे हैं, गोबर गैस डाइजेस्टर में, मतलब तो आपने मीथेन को बाहर नहीं छोड़ा, वायुमंडल में नहीं गया, नुकसान नहीं हुआ, किचन में आया और वो फिर CO2 बन गया, तो उतना नुकसान नहीं किया मीथेन की तरह। फिर उसके बाद नेचुरल फार्मिंग जब आप आ रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां भी आप कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, तो वहां भी आपको कार्बन क्रेडिट मिल रहा है। प्लस जो ऊर्जा आप बना रहे हैं, जैसे यही थर्मल बन रहा है तो थर्मल में तो पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन एमिशन जल रहा है, तो वहां आपको कार्बन क्रेडिट नहीं मिल रही है। लेकिन तो हमारे कार्बन जनरेट हो, कार्बन क्रेडिट खरीदना एमिशन कहाँ खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ बैल जो चल रहा है उसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है, उसका गोबर का तो उपयोग आपने कर लिया। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कार्बन क्रेडिट इस मशीन पे भी मिल रही है। सर, ये विचार कैसे आया कि बैल को हम घुमा के बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, आपको देखिए 2017 में मैंने 16 में ट्रेनिंग लेके और 17 में इस गौशाला को स्टार्ट किया जी। 16 में हमने पहले कहीं लीज पे लेके किया और उसी समय योगी जी की सरकार बन गई थी यहाँ 17 में, केंद्र में ऑलरेडी मोदी जी की बन चुकी थी और इन लोगों ने गौवंश संरक्षण पर बहुत जोर दिया। नतीजा क्या हुआ कि सब जगह बछड़े जो थे, जो पहले कटने चले जाते थे, वो बचने लगे। अब दुर्भाग्य से पिछले 4-5 दशक से हमारे इन बैलों का तो उपयोग नहीं हुआ जी। अब ये किसी को समझ में नहीं आएगा कि इनका किया क्या जाए, तो उल्टा वो किसान का खेत चरने लगे, सड़क पे एक्सीडेंट होने लगा, नुकसान पहुंचाने लगे, किसान को मारने लगे। तो हम लोग के समझ में आया कि इसका उपयोग कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब जैसे उपयोग की बात करते हैं, हमको पुराना समय याद आता है कि बैल गोल गोल घूमते थे, कोल्हू चलता था, रहट चलता था या जुताई करते थे। फिर समझ में आया कि आज का युग भैया फास्ट युग है। अब किसको इतना फुर्सत है कि दिन भर में दो बैल का हल लेके घूमे, वो तो कहते हैं हम ट्रैक्टर ले आएंगे 1 घंटे में सब कर लेंगे हम जी। तो उस चीज को हम लोगों ने देखना शुरू किया कि कैसे हम इसको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ दें। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि ये हमने बैल घुमा के 8 बैल से 20 किलोवाट पर आवर हमने फरवरी 2020 में अपने इस गौशाला पे दिखाया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC सब लोग आके देखे। लेकिन दुर्भाग्य से अगले महीने कोविड लॉकडाउन लग गया, तो वो पूरा 2 महीना प्रोजेक्ट हम लोग का बंद हो गया। अब पुनः हम लोगों को फिर बैठ के सोचने का समय मिला कि ये घूमने में बहुत एनर्जी जा रही है, तमाम चीज़ें, जगह भी लग रहा है। कई लोगों ने हमसे कहा वो इंटरनेट पे कि सर क्या कम जगह में नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने कहा यार हम लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं, बैल नहीं चल सकते हैं ट्रेडमिल पे। तो आज से 3 साल पहले नंदी रथ के नाम से हमने एक ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट लाया जो यूट्यूब पे है, नंदी रथ डालेंगे तो आ जाएगा जी। उसमें बैल ऐसे खड़ा हो जाता था, फिसलता था, चलता था, आगे चारा डाला है, ग्रेविटी का पहला उपयोग किया हमने, यानी उसका वेट को हमने उपयोग किया, पानी निकलने लगा, बिजली बनने लगा, सब होने लगा। यूट्यूब पर सब पड़ा हुआ है स्टोरी। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि बैल पे जोर पड़ रहा है और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्रुएल्टी हो रही है बैल के साथ। तो हमने कहा भाई नंदी जी को आराम भी करना चाहिए। फिर इसके बाद ये 3 साल पहले के बाद जब किया तो हम लोगों ने कहा इसको अभी जारी ना करो, जबकि बहुत प्रेशर था कि जारी करिए, हम डिमांड थी पब्लिक की। हमने कहा नहीं, नंदी जी को थोड़ा और आराम चाहिए हमें। सोलर पे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार और पूरे वर्ल्ड में इतना पैसा लग चुका है ग्रीन एनर्जी के नाम पे, रिन्यूएबल के नाम पे, जबकि एक्चुअल ग्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय सबसे बढ़िया वही है। तो हमने कहा भाई हम डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन के लिए तो मैंने कहा इसको उपयोग करो।
अब इस 2-3 साल में हम लोगों ने करते करते आज जो ट्रेडमिल पे चलता था वो ट्रेडमिल को हमने फ्लाईव्हील में ला दिया। आप फ्लाईव्हील पे ऑलरेडी जानते हैं कि ये एनर्जी का कंजर्वेशन में काम आता है जी। आप किसी भी अल्टरनेटर और पंपिंग मशीन में देखते हैं मोटा सा फ्लाईव्हील लोहे का घूमता रहता है जो मेंटेन रखता है जी। तो हम लोगों ने उसको लाया। तो ग्रेविटी तो ऑलरेडी है ढलान पे है तो चल रहा है फ्लाईव्हील के रूप में, ग्रेविटी भी उपयोग हुआ, फ्लाईव्हील का भी उपयोग हुआ, एनर्जी बढ़ी। अब उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें सोलर ऐड किया, हाइब्रिड। ओके। सोलर हमने 20% लिया, 80% बैल से लिया। बैल से पहले हमने 5 किलोवाट पर आवर शो किया था। अब हम 2 किलोवाट सोलर लेते हैं और एक बैल लेते हैं तो हम 10 किलोवाट पर आवर कर रहे हैं। 10 किलोवाट पर आवर एक बैल से जो आपका सिस्टम और 2 किलोवाट सोलर से। अब 10 किलोवाट आया। अभी इसको कुछ और प्रयोग आगे हम लोग कर रहे हैं, आगे जारी करेंगे। ये तो जारी करने के स्टेज में है जी कि 20% सोलर और 80% बैल का पावर लेंगे। और इसकी अगर गोबर गोमूत्र का उपयोग ये सब बायोडाइवर्सिटी से करते हैं तो 1 से 1.5 रुपए यूनिट आ रही है पर इसकी कॉस्ट। हम इसको अब साथ ही साथ ग्रेविटी का और उपयोग करना है तो हम टरबाइन बना दिए हैं वाटर के। बैल और सोलर से हमने ऊपर टैंक भर दिया पानी का। ठीक। वो पानी का फ्लो टरबाइन पे गिरा, टरबाइन चलने लगा। हमारा गियर बॉक्स उसको इंक्रीज कर दे रहा है 1500 आरपीएम, वो बिजली बनने लग रहा है। हमारे पास 125 किलोवाट का अल्टरनेटर है, किर्लोस्कर का है, और उसको हमारे 2 बैल और सोलर मिला के उसको पूरा चला देते हैं, जबकि उसको चलने के लिए 15 किलोवाट चाहिए और उससे हम लोग कर लेते हैं। तो यानी कितना पावर जनरेट करते हैं? 3 बैल और 4 किलोवाट सोलर, ये मिला के हमारा 32 किलोवाट का आउटपुट है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने 4 किलोवाट और 3 बैलों की मदद से, 3 गाय बैल की मदद से 32 किलोवाट का आउटपुट लिया। ठीक है, एक मिनिमल स्केल पर तो ये दिखता है हमें। तो इसको स्टोर क्या बैटरी में करते हैं या इस एनर्जी को ग्रिड में सप्लाई करते हैं या स्वयं के इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये कांस्टेंट रहे पावर सप्लाई, यह आप कैसे इंश्योर करते हैं? जैसे आप कहते हैं कि सोलर का एक पॉलिसी बनी है सोलर एनर्जी का कि आपने लगाया अपने छत पे या कहीं भी लगाया, कमर्शियल यूनिट लगाया तो आप ग्रिड में दे देते हैं जी। डायरेक्ट उसको अगर आप चलाना चाहें तो लोड बहुत, जैसे एसी चलाना है तो उतना लोड नहीं उठा सकता जी जी, तो ग्रिड में जाता है तो ग्रिड लोड बर्दाश्त कर लेता है। हमारे यहाँ भी सिस्टम ऐसे, जैसे मैंने हाइब्रिड मॉडल दिया है कि 20% सोलर एंड 80% बैल से आप बिजली बना देंगे। आप इसको चाहे तो ग्रिड में दे दीजिए, बेस्ट तरीका है ग्रिड में दे दीजिए। गवर्नमेंट के पास कमी भी है, खासकर पीक सीजन में तो बहुत ही कमी होती है, 17, 18, 20 रुपए यूनिट खरीदते हैं लोग जी। त्राही त्राही गांव में मचा रहता है कि हमको बिजली नहीं मिल रही है, टाइम से खेती सिंचाई नहीं हो रही है, वोल्टेज कम मिल रहा है, तीनों फेज नहीं मिल रहा है जी। तो ऐसी दशा में आप गांव मान लीजिए एक है, उस गांव में जो अपने उनके पशु हैं उनका गोबर, और उत्तर प्रदेश सरकार के ऑलरेडी 650 जैसे मैंने बताया बृहद गो आश्रय केंद्र हैं, वहाँ पे एक बायोडाइजेस्टर बड़ा आप लगा दीजिए जो कई टन का होगा जी, जितनी आवश्यकता है जी, 5 टन 7 टन 10 टन जो भी आपको 15 टन की जरूरत हो। अब तो बड़े बड़े बायोडाइजेस्टर के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है 50%। अब उससे क्या फायदा हुआ, एक तो पाइपलाइन के तहत आपको पीएनजी गैस पूरे गांव में मिल गई, जो आपको आवर फिक्स है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, या जो भी आप तय कर ले, कम्युनिटी तय कर ले, वहां पे चला गया। उससे स्लरी आपको टैंकर से मिली, वो आपकी खेती में चला गया, प्राकृतिक खेती के लिए। अब जो बैल आपके बचे हुए हैं उन बैल से आपने बिजली उत्पन्न करने की यूनिट लगा दी मेगावाट में, 1 मेगावाट 2 मेगावाट जितने बैल हैं। 1 मेगावाट के लिए कितने पशुओं के? 1 मेगावाट में जनरली हम लोग जो है 20% सोलर, यानी 200 किलोवाट हमने सोलर ले लिया जी। 1000 किलोवाट में से 200 किलोवाट सोलर। 800 किलोवाट हम बैल से लेने के लिए 40 बैल भी ले सकते हैं और मिनिमम 20 बैल भी ले सकते हैं। फिर उसमें हम पानी का जो है टरबाइन बना देते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बैल के तो कहेंगे साहब 200 किलोवाट के बाद केवल 40 बैल तो आपका 800 किलोवाट दे रहा है, तो 20 किलोवाट हुआ एक बैल का। तो स्वाभाविक है उसको हमने जब एक साथ है तो एनर्जी बढ़ रही है। और साथ में जो स्टोरेज पानी का हमने बनाया वाटर टरबाइन, तो पानी ऊपर कलेक्ट किया इन्हीं के फोर्स से, सोलर से और बैल से, और वो जब गिरता टरबाइन पे फोर्स के साथ तो टरबाइन घूमता है और वो हमारा गियर बॉक्स एफिशिएंसी अच्छी है तो उसको 1500 आरपीएम पे बिजली बना दे रहा है। अच्छा। तो वही स्टोरेज भी हो गया। जैसे अब
रात में बिजली की कम जरूरत है, या जब पीक आवर नहीं है कम जरूरत है, आपने बैल नहीं चला रहे हैं या रात में सोलर नहीं चल रहा है, तो आप आराम करने दें। बड़ी टैंक आपने भर दी और वहां से आपका पानी एक जितना जरूरत हो उतने फोर्स के साथ खोल दीजिए। वो पानी धीरे धीरे गिरता रहेगा और बिजली आपको मिनिमम जितनी सप्लाई है वो होती रहेगी। तो विदाउट बैटरी आप स्टोरेज पानी से कर लेंगे ग्रेविटी यूज करते हुए जी। ये मॉडल हमने छोटे किसान के लिए भी किया है, अपने यहाँ अभी बना रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं बना हुआ है कि एक बैल और 2 किलोवाट सोलर मिल गया तो एक छोटा व्हील है, 3 मीटर का टरबाइन है, उसको आपने घुमा दिया और 5000 लीटर या 10,000 लीटर का टैंक ऊपर बना दिया जी। तो उसकी सिंचाई तो फ्री हो गई, जो नीचे से पानी उठा के उस पर डाला और वो टरबाइन पे गिर रहा फिर नीचे जा रहा खेतों में, वो तो सिंचाई फ्री हो गई और साथ में 10 किलोवाट बिजली अलग बन गई उसकी पर आवर, वो ग्रिड में बेच के कमा लिया पैसा उसने। 10 किलोवाट गवर्नमेंट मिनिमम 5 रुपए भी खरीद लिया तो आप सोचिए कि कितना हुआ, 50 रुपए का हो गया पर आवर। 8 घंटे भी चल गया तो 400 रुपए का इनकम अलग से उसको जनरेट हो गया, अपनी सिंचाई फ्री जहां पैसा लगा रहा था और 400 रुपए अलग से सरकार को भी फायदा हो गया बिजली कि हमारी बिजली जो कमी थी वो पूर्ति हो रही है। और क्या पानी की जगह जो आप स्लरी बता रहे हैं उसका भी उपयोग किया जा सकता है? इसमें यह है कि वेट हमको कितना मिलना चाहिए। तो आपने देखा पानी की तरह हमारा स्लरी भी एक बैल 5000 लीटर का टैंकर जो है 15 मिनट में भर दे रहा, छोटा सा बैल है। 5000 लीटर टैंकर जो है 15 मिनट में केवल, क्योंकि स्लरी का फोर्स आप जब देखेंगे तो बहुत तेज है। तो उस स्लरी को अगर आपने गिरा दिया टैंकर के माध्यम से टरबाइन पे तो उसका वेट ज्यादा है क्योंकि गाढ़ा है वो। तो हमको जितना गाढ़ा वजन मिलेगा, जितना वजन मिलेगा उतना फोर्स हमको मिल रहा है। और ये स्लरी फिर आपके निकल कर, और ये स्लरी फिर आपको खेत में भी चली गई जहाँ चलना है। तो आप बायोडाइजेस्टर के पास स्लरी लगाए हैं और स्लरी आपकी नहीं निकल रही है तो गैस नहीं बनेगी। तो स्लरी आपने निकाल के टैंकर के माध्यम से या डायरेक्ट सप्लाई जैसे भी आपने भेज दिया, उस स्लरी को आप या तो सीधे ऊपर गिरा दिए, बिजली बन गई, और फिर स्लरी नीचे आ रहा तो टैंकर में डाल लिया आपने। अब सर एक बहुत लेमैन बेसिक सवाल कि क्या हम जैसे अक्सर गौशाला की बात करें तो 100-200 गायें अक्सर एक गौशाला में होती हैं, आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से 250 गाय। तो क्या अगर कहीं पर 200 गाय हमने पाल रखी हैं देसी गाय, तो आसपास के 4-5 गांवों का क्या भरण पोषण कर सकती है गौशाला? 4-5 गांव तो नहीं, एक गांव आप 200 गाय से कर सकते हैं। एक गांव में आप 100 परिवार को आप खिला सकते हैं उससे। हाँ, तो हर परिवार पे एक गाय मतलब आप 100 क्यूबिक मीटर का गैस आप निकालने लगे। हमने जो पहला बायोडाइजेस्टर यहाँ बनाया है 55 क्यूबिक मीटर का 100 गाय के लिए बनाया था। अब संख्या बढ़ गई मेरी, तो 200 गाय है तो आप करीब 100 क्यूबिक मीटर का गैस हो गया, तो आप 100 परिवार के लिए आराम से आप किचन का दे सकते हैं जी। और बड़ा अगर करना है, जैसे बड़े बृहद गौशाला जो इनके हैं गवर्नमेंट के, वहाँ तो 500 से लेके 1000 हैं, तो 4-5 गांव को आप कवर कर सकते हैं उनके माध्यम से। यानी एक जगह आपने बना दिया तो वहाँ से बिजली भी गांव को चली गई, वहीं से गैस भी गांव को 4-5 चली गई, और वहीं से टैंकर से आपने खाद भी दे दिया प्राकृतिक खेती के लिए गांव को। तो ये तो बड़ा एक आदर्श ग्राम हो जाएगा। आदर्श ग्राम नहीं, रियल आत्मनिर्भर गांव, जहां बाहर से जो आज सबसे बड़ी क्राइसिस है कि ना आपको फर्टिलाइजर केमिकल लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, ना ऑयल लेना है, ना आपको बिजली लेनी है बाहर से, और ना गैस लेनी है। तो इससे बढ़िया स्वावलंबी गांव का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और आपका जीवन यापन भी जो है प्रकृति के बगल में, प्रकृति के बीच में, अच्छा खा रहे हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। जो डॉक्टरों पे खर्च हो रहा है, आप इसी गाय के गोमूत्र से अर्क बना लीजिए, तो आप जानते हैं कि अर्क में जब जड़ी बूटियां डाली जाती है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है जी। आप हेल्थ सप्लीमेंट बना सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे बना हुआ है, हार्ट केयर, लीवर केयर, किडनी केयर जी। नारी शक्ति के रूप में उसको नारी संजीवनी है, बाल रस है, तमाम इस तरह तुलसी अर्क है, गोखरू अर्क है। तो इन चीज़ों को जब आप बनाते हैं तो हेल्थ सप्लीमेंट, एक तो अच्छा खा रहे हैं तो ऐसे ही हेल्थ आपकी ठीक हो गई जी। जो टॉक्सिन्स हैं इनसे निकल जा रहा है। मुश्किल से रेयर कंडीशन में 5% कभी आपको जरूरत पड़ी एलोपैथी तो पड़ेगी, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा जो ये बहुत अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी का जो है कि फार्मा सेक्टर और ये सब कंट्रोल है, वो भी एक्सपोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। तो जो डी-डॉलराइजेशन रियल चाहिए वो यहाँ से शुरू, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट आपने स्वयं। भाई हमारे गांव में आपके जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी से नहीं मिला, कोई हमें कहा नहीं,
हमारे खाने पीने का, हमारा बिजली का, हमारा पानी, हमारा सब अपना है। जब फरवरी 2020 में सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आए थे तो सबके मुंह से यही निकला कि शैलेंद्र, कोविड तो आ चुका है इंडिया में, लॉकडाउन लगा तो सबसे बेस्ट प्लेस तुम्हारा ही है, बढ़िया रहने लायक, जहाँ बाहर से कुछ भी नहीं इनपुट आ रहा है तो यहाँ तो फैलने की संभावना नहीं है। और गाय माता के बीच में आप रहिए तो ऐसे ही आप जानते हैं गोबर में रेडिएशन रोकने की कितनी क्षमता होती है जी। तो तमाम चीजें हैं। आज हम लोग, आप जिस जगह बैठे हैं, गोबर से लिपा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी ऊर्जा शक्ति अपने आप बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर कम है, सब कुछ है। हम गर्मी में अप्रैल में बैठे हैं बाहर, अप्रैल में आज 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। आप बिना पंखा, बिना उसके आप आराम से बैठे हैं, ना पसीना हो रहा है ना कुछ। और जबकि जस्ट बाहर में बंजर भूमि है जहाँ सिर्फ बबूल है, सिर्फ बबूल उगा हुआ है, बंजर भूमि है, दूर दूर तक एकदम परती भूमि है, लेकिन अंदर है हरियाली है, हवा है, ठंडी है। तो गांव स्वराज का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट नाम शुरू में दिया, श्री ग्राम धाम, ग्राम को धाम की तरह ट्रीट करोगे तब लक्ष्मी आपको आएंगी वहाँ। जिस दिन गांव में लक्ष्मी आ गई, हमारा गांव खड़ा हो गया, उस दिन देश खड़ा हो जाएगा। जिस दिन देश खड़ा हो गया हमारा, वो पूरा विश्व गुरु का दिखाने का मॉडल हो जाएगा। केवल कहने से विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। पर से प्रेशर भी हटेगा। जो लोग क्यों पलायन होगा भाई? गांव में 15 से 30 हजार रुपया गांव में कमा रहा है तो शहर क्या करने धक्के खाने जाएगा? आज बता दीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य आदमी अगर मजबूरी न हो तो क्या वो दिल्ली में रहना चाहता है या मेट्रो सिटीज में, बैंगलोर में या मुंबई में? नहीं रहना चाहता, नहीं रहना है। वो ट्रैफिक का पोल्यूशन, वो तमाम 3 घंटा ट्रैफिक में, पानी खराब, कोई मतलब नहीं। आप जाड़े में सांस नहीं ले सकते हैं। आप देखते हैं ऑक्सीजन लोग रखते हैं अपने घर में, उसके मशीन। ऐसी जगह कोई क्यों रहे? किस लिए? जरूरत क्या है भाई? आपके गांव में अगर सब कुछ है जी, भोजन तो सबको चाहिए ना, चाहे वो छोटा 3 टायर का सिटी हो और चाहे 1 लेवल का हो, मेट्रो सिटी जी। करीब भोजन समान ही होता है। कोई सबको घर का भोजन समान ही होता है, सबको समान वही खाना है। तो मैंने आपसे कहा ना, एक किसान एक खेत, 2 गाय और 2 बैल रख ले, अपना किचन फ्री, और उसके साथ 2 से 3 परिवार शहरी को वो संभाल लेगा। तो हमारे पास जितनी भूमि है आज की डेट में, केवल आधे को ही हम ठीक से कर लें या 60% को, तो हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को और साथ ही अपने पशुधन को बैठा के खिला देंगे, और 40% से हम एक्सपोर्ट करके इस देश विदेश को भी खिला सकते हैं। परिवार भी साथ रहेंगे, पलायन नहीं होगा, टूटने की आवश्यकता नहीं होगी। तमाम आपकी परेशानियां 4 लेवल पे चेंजेस आएंगे इस तरह से करने पे। एक तो आपका आर्थिक हो ही रहा है, गौ आधारित अर्थव्यवस्था हमने मेल चीज कहा जी, तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ। दूसरा, आपका सामाजिक पक्ष मजबूत होगा कि क्योंकि आप परिवार से दूर नहीं है तो आप बहुत खुशी अपने परिवार के साथ हैं। कम्युनिटी लिविंग का आप कर सकते हैं। कम्युनिटी, वो जो सेंटर हमने बताया ना, जो बायोडाइवर्सिटी सब, वो कम्युनिटी सेंटर हो जाएंगे लोग। तीसरा, आपका सांस्कृतिक, जो हमारी सनातन पद्धति थी वो कितनी बढ़िया थी, उसके प्रति आपका लगाव होगा जी। और चौथा, आपका जो है इसका असर राजनीतिक भी पड़ेगा। राजनीतिक क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये लोग जब पैसा सबके जेब में आ जाएगा तो इनका दिमाग भी चलने लगेगा, इन लोग किसी के बहकावे में नहीं आएगा। आज हमारे जानते हैं कि भारतवर्ष में या हमारे आसपास के कंट्रीज में डीप स्टेट के नाम पर कैसे कैसे लोग घुस गए और आपके यहाँ सत्ता बदल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन कल को जब आप अपना दिमाग चलाएंगे, खाएंगे, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आप किसी की सुनोगे? आज हमको कोई आके विदेशी कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी आके समझाने लगे कि चलें जी आप ऐसे कर दीजिए, वैसे, हम क्या क्यों कर दें भाई? हमारे यहाँ क्या चीज़ उपलब्ध नहीं है जो तुम हमको दे दोगे? हमको अच्छा खाने को मिल रहा है, हमको अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, साफ हवा मिल रही है, हमको स्वस्थ हूँ मैं मानसिक शारीरिक रूप से। नहीं, कमी तो सर इनके यहाँ पर है ना, जो ये हमारे यहाँ से पूरी करने आते हैं। मैंने क्या बोला भाई, भारत तुम्हारा फार्मा मेरे यहाँ मेरी पॉपुलेशन देख के विश्वगुरु बन के इनको दिशा दिखाएगा। बिल्कुल, ये हमको फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं तो देख रहा हूँ गौ आधारित जीवन सबका ही हो जाएगा। आज योगा के नाम पे पूरा वर्ल्ड इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसको जरूरी है। हाँ। हम लोग जैसे पहले रात में गांव में जल्दी खा के सोते थे, सुबह उठते थे, आज अमेरिका में हो गया इस तरह से, यूरोपियन कंट्रीज में लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में लोग कर रहे हैं, सवेरे उठ के हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। हम उल्टा उनको फॉलो करने चल रहे हैं, हम नाइट लाइफ की तो पुनः हम अपने जड़ पे, सनातन पे, जैसा हमने कहा कि सोच हमारी वैदिक सनातन पद्धति है और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के जी, कि हमको आज के युग में वो भी कार्बन क्रेडिट, जिसको कोई अभी जान नहीं रहा, वो कार्बन क्रेडिट हमारा किसान बेचेगा।
वो आप परती भूमि को भी हरियाली बना, मतलब हरा भरा बना सकते हैं, सब कुछ कर बिल्कुल सकते भाई, आप जमीन को स्वस्थ कर रहे हैं, यानी धरती को स्वस्थ कर रहे हैं, हैं। वायु को स्वस्थ कर रहे हैं, जल को स्वस्थ कर रहे हैं, तो हर लेवल पे आप काम कर रहे हैं ना। आजकल तो सरकारें काम कर रही हैं कि मीथेनॉल जनरेशन हो, ताकि हमारा पेट्रोल डीजल से भी डिपेंडेंस कम हो। मीथेनॉल जनरेशन खेती के माध्यम से हो रहा है, उस खेती में भी इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, और गौ माता की कृपा रहेगी तो निश्चित निश्चित सबका ही उत्थान हो जाएगा। देखिए, ये नेचर है, इस नेचर से बलवान कोई नहीं है। हम्म, आप अपने को तमाम अभिमान करते हुए इतनी ऊंची बिल्डिंग, किलोमीटर और दुनिया भर का इतना हाई राइज बिल्डिंग बना लिए, एक अर्थक्वेक आता है 2 मिनट में ध्वस्त करके रख देता है। या अब अर्थक्वेक की भी जरूरत नहीं, आपकी ही बुद्धि फिरी आपस में मिसाइल दाग के आप पूरा मिडिल ईस्ट को इतना क्या बड़ा बना रखे हैं। शहर बनाया, दुबई, दोहा, मतलब सब बनाया ना, सब भाग के आज लोग आ गए। आज उसको ध्वस्त कर दिया कि नहीं अपने से। जी, तो आपकी अगर बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रही है, प्रकृति के साथ आप नहीं चल रहे। आप बन क्या रहे हैं? आप वो राक्षस की तरह बन रहे हैं, भस्मासुर की तरह, जो शक्तियां पाके अपने ही सर पर रख के हाथ नाच रहा है। सर, उसी दुबई में जो आप बता रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, ठीक है, अच्छा, एक बहुत शानदार फाइनेंशियल शहर बनाया, पर उतना पैसा खर्चा करके वहाँ थोड़ी हरियाली भी, अपने ही खेत स्वयं बना लेते, फूड इंपोर्ट करते हैं, सब करते हैं, जैसा इजराइल ने किया है। वो अपने यहाँ फूड एक्सपोर्ट करता है, डेजर्ट में ही अपना सीवरेज को ट्रीट करके एआई के माध्यम से ऐसे नेचुरल फार्मिंग करके खाना एक्सपोर्ट करता है। जिस लेवल पे हमको प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, आज पूरे विश्व को उतना मैसर नहीं है। बिल्कुल, हम जिस इलाके में बैठे हैं। अब इसराइल की, जिसकी आपने बात की जी, इसराइल को विपरीत परिस्थिति में वो करना पड़ रहा है, और हमारे यहाँ तो भगवान की दया से सब तरह का क्लाइमेट है। बिल्कुल, हम उसको उपयोग नहीं कर जल रहे। है, जल है, भूमि आपकी ऑलरेडी गाय आधारित भूमि है, उपजाऊ क्यों है? सैकड़ों हजारों साल से यहाँ गाय विचरण करती रही हैं, इसीलिए सारी भूमि उपजाऊ है। बिल्कुल, जो हल बैल से चलता है, मैंने खुद खेती करके देखा, 10 से 20% उसकी उपज ज़्यादा हो गई बैल के चलने से। कारण है कि जब ट्रैक्टर चलता है तो मिट्टी को दबाता है, ये निकालता है, कंपैक्ट करता है, तो 2 कणों के बीच में जो गैप होती है, उसी में 50% ऑक्सीजन और 50% वाष्प, जो पानी का वाष्प बनता है, वो रहता है, जिसको वापसा कहते हैं। वही पौधे के जड़ों को चाहिए। तो आपने जब हैवी ट्रैक्टर चलाया तो वो कड़ों दब गए, कड़ गैप खत्म हो गया, तो वापसा ही नहीं बना। तो जड़ें आपकी कैसे स्वस्थ रहेंगी? तो जड़ें नहीं स्वस्थ तो पौधा स्वस्थ नहीं। बैल से क्या होता है कि कॉम्पैक्ट नहीं होती मिट्टी। वो इसमें सर ये भी बात रह गई, मुझे लगता है, जो आप यहाँ पे सरसों का तेल वगैरह जब पेरा जाता है तो शायद लो आरपीएम पे आप बहुत लो आरपीएम, उसी की क्वालिटी रहती है। लो आरपीएम का डिमांड सबने देख लिया है। कारण ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सुरक्षित है। जैसे दूध में आप पॉस्चराइज नहीं करिए, रॉ मटेरियल, आप रॉ मिल्क ले जाइए और गर्म करके पीजिए, तो उसमें विटामिन मिनरल्स इंटैक्ट हैं, लेकिन सेल्फ लाइफ कम होती है, 3-4 घंटे, तो आपको बचाना मुश्किल होता है। इसी तरह जितना कम से कम आप प्रोसेस करोगे, और लो आरपीएम पे अगर प्रोसेस किया आपने, जैसे आटा हुआ लो आरपीएम का, तेल हुआ, तो आप तो ये पैकेज्ड के रूप में आ रहा है सर, लो आरपीएम, डबल प्राइस पे। लेकिन यही मास स्केल पे होने लगेगा, तो आप सोचो कि कितना सस्ता। हमने कहा ना 10% केवल प्राइस ज्यादा पे आपको मिल जाएगा वो चीज। बैलों से आधारित ये, और उनको काम मिल गया। हाँ। हम बैल को, अभी जैसे हमारे एक आरएसएस प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी हैं, अभी उन्होंने कहा 4 दिन पहले कि सबको राम मंदिर आंदोलन की तरह एक आंदोलन चलाना चाहिए कि गाय माता को लोग उस रूप में देखें और संरक्षित रखें, उनके प्रति आस्था रखें। लेकिन उन लोग ये भूल जाते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ तो लोग जो घर में बाप काम का नहीं है, भाई काम का नहीं है, उसको नहीं पूछते हैं, तो गाय बैल को पूछेंगे। तो आप उनको काम दे दीजिए, बैल को काम मिल गया तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। पहले भी काम था कृषि में, हमारे आज से 4-5 दशक पहले वो खेत में मुखिया होता था कृषि का, और उसकी इज्जत होती थी। एक बछड़ा पैदा होता था तो मिठाई बंटती थी, जबकि गाय बछिया पे नहीं बढ़ता था। तो हम इनको अगर काम दे दिए तो इनकी इज्जत हो जाएगी। और ये 300-400 रुपया आपको कमा रहे हैं, तो आधा अपने खा रहे हैं, आधा आपको दे रहे हैं। 2 बैल पाल लिया तो अगर 300 रुपये 150 रुपया रोज कर रहा है, तो कम से कम 7-8 हजार रुपया 2 बैल ने मिलकर एक किसान को तो दे दिया। नहीं, मुझे लग रहा है ज्यादा ही, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो आप मिनिमम साइड लेके भी चलिए, तो भी आपको वो 6-7-8 हजार दे रहा है, तो कहाँ कम है भाई? वो अपना खाने के बाद आपको दे रहा है एक्स्ट्रा। तो सबसे मेन बात, यह गाय आधारित जो जीवन है
वो हमको एक प्राकृतिक जीवन देता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक वृहद चर्चा रही सर, बहुत डिटेल में। सर ने 10 साल के अपने काम को आज 1.5 घंटे में हमें समेट कर बताया। जीवन बताना आसान है, जीना कठिन है, पर मुझे लगता है कि जो इन्होंने कर दिया, इनके अनुभव से हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन प्राकृतिक आधारित, गौ माता आधारित कर सकते हैं और करना चाहिए, और इसको वृहद स्तर पर सरकारों को भी करना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा और आपके माध्यम से यह बातें दूर तक जाएं, और तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बातें बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी काम की हैं। संपर्क करने के लिए, हम सर से संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपसे शेयर कर देंगे। तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जितना प्रसारित कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता की। जय गौ माता जी की, जय किसान। और मैं खुशनसीब हूँ कि हमने जो किया है आपके माध्यम से लोगों तक जाए। इसका सफल तभी प्रयोजन होगा कि जब ये लोग अपना लेंगे, और अपनाना इसको बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ कोई हवाई बातें नहीं है, ना रॉकेट साइंस की बातें हुई। जी। केवल कृषि और पशुपालन को यानी एक दूसरे को मिला के वो हम लोगों ने पूरा किया, जो हर लेवल पे चेंजेस ला रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर।